टॉपिक हमारे पास मात्र इतने हैं, कोशिश रहेगी कि सब लोग अच्छे से पढ़ें। स्टार्ट करते हैं बाबू डायरेक्ट। हम कहाँ से? चार्ज से। देखिए चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि स्केलर क्वांटिटी, इसमें अब हमको डिफाइन नहीं करना है और ना ही पूरी तरह से डेराइव करना है। उन्हीं टर्मों को हमें रखना है जो आपके पेपर में आए हुए हैं या आएंगे। तो चार्ज से हम बात करते हैं, तो चार्ज का कंसेप्ट देखा जाए तो करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। यहां से Q की बात करें तो Q इज इक्वल टू आई टी होता है। Q एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका SI जो यूनिट होता है याद रखिएगा वो कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। और 1 कूलम इज इक्वल टू एम्पियर क्या होता है? सेकंड। याद रखिएगा एम्पियर सेकंड की जगह पर आप एम्पियर के साथ सेकंड के साथ क्या लगा देंगे? तो ये भी याद रखिएगा 1 कूलम में 1 आवर एम्पियर आवर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसी चार्ज का जो कंसेप्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला वो 80 होता है। किसी किसी टेक्स्ट बुक में इसी 80 को आप क्या लिख सकते हैं? आई। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो चार्ज में 2 बातें और सीखनी है कि एक चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा चार्ज हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम ये प्रोटॉन पर है, और वही चीज माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम ये हमारा इलेक्ट्रॉन पर है। याद रखना है 1 कूलम में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो हो जाता है कितना? 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो होते हैं पर सेकेंड में। 6.25 इंटू 10 टू पावर कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। ये सब हम बात कर रहे हैं किससे? चार्ज से रिलेटेड। ये भी याद रखिएगा किसी बॉडी पर यदि चार्ज है, ध्यान रखना है किसी बॉडी पर चार्ज है, बात मतलब चार्ज की कह रहा है। चार्ज बॉडी का मतलब यही होता है कि उस बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों आपस में इक्वल नहीं है, या कहें कि अनइक्वल अमाउंट में है, तो इसको हम कहेंगे चार्ज बॉडी। और यही चीज आपस में इक्वल हो जाए तो क्या बोलेंगे? ये न्यूट्रल बॉडी है। कौन सी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। इस बात को ध्यान रखिए, ये न्यूट्रल बॉडी है। दूसरी बात ये भी कह दें कि किसी बॉडी पर यदि चार्ज आ जाए, किसी बॉडी पर चार्ज आ जाए तो एक चीज है यदि उस पर हम इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज। क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। याद रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सेस हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली क्या? चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली क्या बाबू? चार्ज बॉडी। ये याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, किसी बॉडी पर यदि चार्ज ज्यादा है तो उसमें ये पूछा जाता है कि यदि ज्यादा है तो उसका नेचर बताएं। तो यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो उसको हम नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, और यदि प्रोटॉन एक्सेस है तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। तो ये प्रोटॉन के लिए कंसेप्ट है और ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। थोड़ा सा और आगे हम गए तो एक और कंसेप्ट आता है कि मान लीजिए कि ये बॉडी है, कोई चार्ज बॉडी है और इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर होता है तो वहां छोड़ के जाता है साइन प्लस, और जहां जाता है वहां दे देता है माइनस। इसकी वजह से जहां से वो छोड़ के जाता है उस बॉडी का मास डिक्रीज हो जाता है, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस बॉडी का मास इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा कहे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब कि इस बॉडी का चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन आया है, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हो रहा है? उसका मास बढ़ रहा है। तो इस पर भी क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, इतना याद रखना है। फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो चार्ज की प्रॉपर्टी में गए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में 2-3 बातें आपको याद करनी पड़ेगी। पहला चीज एडिटिविटी, इसकी बात करेंगे भाई। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बताता है इसको भी जान लीजिए। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है कि यदि एक ही पॉइंट पर बहुत सारे चार्ज हैं तो इन सबका अलजेब्रिक सम कितने के बराबर था? 0 के बराबर था। ऐसा नहीं कहेंगे, हम ऐसा कहेंगे कि सभी चार्ज को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अर्थात जो Q होगा वह किसके इक्वल होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस कहाँ तक? मतलब यूं कहें कि जो नेट चार्ज है वो अलजेब्रिक सम के बराबर है। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी कौन सा था भाई? एडिटिविटी के बाद हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले था कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन का मतलब था कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो होता है रिमेन्स कांस्टेंट होता है। मतलब बिफोर रबिंग जो चार्ज है, आफ्टर रबिंग में चार्ज क्या होगा? वही होगा। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें हम आगे थोड़ा सा और बढ़े तो एक कंसेप्ट जहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा
वो है क्वांटाइजेशन ऑफ कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में Q का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस कितना, n। याद रखिए ये प्लस हम तब लेंगे जब चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, माइनस तब लेंगे जब चार्ज होगा नेगेटिव। वैसे Q का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, n। इस ये चार्ज जो होता है इंटीजर के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, अब इंटीजर का फॉर्म का मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल है, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। जैसा एक क्वेश्चन पूछा भी है किसी बॉडी पर कि आप 4.2 चार्ज पॉसिबल है, तो आपको बताना है कि नहीं है, क्योंकि डेसिमल वाला पोर्शन हमको लेकर के नहीं चलना है। तो ये Q इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया आपका, Ne के बराबर। तो क्वांटाइजेशन के बाद फिर हम आगे बढ़े, एक शब्द है कौन सा, कूलम्स लॉ पे। किसकी बात करेंगे हम लोग, कूलम्स लॉ पे। याद रखिएगा कूलम्स लॉ में दो बॉडी थी। कितनी बॉडी थी भाई, दो बॉडी थी, एक बॉडी A एक बॉडी B। इस पर चार्ज कितना था, इस पर चार्ज क्या था, दोनों के बीच का जो गैप था वो क्या था, R। इसमें कूलम्स ने एक स्टेटमेंट दिया था कि फोर्स जो है इन दोनों ही चार्जेस के डायरेक्ट प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। याद रखिएगा ऐसा कुछ लिखा है तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। तो ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि बताएं कूलम फोर्स किस लॉ पर बेस्ड होता है, तो आपको बताना है कि कूलम फोर्स इनवर्स स्क्वायर रूल पर बेस्ड होता है। जब इनको हम सॉल्व किए तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल कर के आया, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन को लेकर के कि एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट क्या बाबू, परमिटिविटी याद रखना है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसकी वैल्यू जो होती है 8.85 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर क्या बाबू, अब ये वाला जो यूनिट है इसको हम फेराड पर मीटर भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है क्योंकि सेकंड चैप्टर में एप्सिलॉन नॉट का कांसेप्ट है कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। वहां से एप्सिलॉन का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो C बाई में 4 पाई R होगा, जिसका रिजल्ट फेराड पर मीटर होगा। क्योंकि कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा, फेराड। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको याद करके चलना होगा कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे आया, कहां से आया, ये आपको क्लास में कराया गया है, अभी आपको सिर्फ पॉइंट जानना है। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हम क्या याद रखेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट इसका क्या होता है, फेराड पर मीटर भी होता है। ऐसे ही एक सवाल ये भी पूछ लेता है कि 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताए। वैसे हम आपको बता दें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 to 10 to the power 9। लेकिन यदि आपसे पूछ दिया जाए 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताए तो इस 4 पाई से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 36 पाई 10 to the power कितना। बात को आप याद रखिएगा कि 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 36 पाई 10 to the power कितना 9 हो जाता है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा गया। इसमें एक कंसेप्ट आता है जिसको हम एप्सिलॉन R कहते हैं। इसको आप लोगों ने नाम देना है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी खास करके एक रिलेशन होता है एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई कितना, एप्सिलॉन। ये भी पेपर में कई बार आ चुका है। एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई में कितना, एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखिएगा। इसमें हम इसका वैल्यू याद रखते हैं, एयर में इसका रिजल्ट कितना होता है और वाटर में इसका रिजल्ट 80 होता है और आपका मेटल के लिए इनफाइनाइट, याद है ना आपको। इसी में एप्सिलॉन R के बाद हम और कंसेप्ट पढ़ते हैं ER, इसको कुछ लोग ER भी पढ़ते हैं, पढ़ने दीजिए। और एयर में इसका वैल्यू, इसी में एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो आपको बता दें कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको आप K से रिप्रेजेंट करते हैं उन सबकी वैल्यू भी कितनी होती है, इतना ही होता है। एयर में 1, वाटर में 80 और मेटल में इनफाइनाइट। इसीलिए कई केसेस में ऐसा बताया गया है कि K और एप्सिलॉन आपस में क्या है, इक्वल। कूलम्स लॉ को पढ़ने के बाद तुरंत हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से 100% एक दो क्वेश्चन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम फॉर्मूला लगाते हैं फोर्स बाई कितना बाबू, चार्ज, और ये फॉर्मूला हो जाता है न्यूटन पर कितना, कूलम। यूनिट के रूप में याद रखिएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो MLT माइनस 2 और चार्ज का AT, तो ये आ जाएगा MLT माइनस 3 और A माइनस कितना 1। ये E का डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहें। और यह एक क्वांटिटी है, कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा E का। एक और चीज
कि जिसे आप न्यूटन पर कूलम कह रहे हैं, यदि आप सेकंड चैप्टर में जाएं तो यही फॉर्मूला हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस डी बाई कितना मिलेगा, dr मिलेगा, या dx भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि न्यूटन पर कूलम जो है वह किसके बराबर है, वोल्ट पर मीटर के भी बराबर हो सकता है। यूनिट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे फॉर्मूला आपने पढ़ा कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, वैसे ही यहां से F निकालोगे तो Q इंटू में क्या होगा, क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी तो ऊपर क्या लगा दीजिए, Q के ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि Q एक चार्ज है और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, इसके ऊपर कोई वेक्टर का सिंबल नहीं रहता है। E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, F हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो उसी फॉर्मूले को 2 बार 3 बार कई तरीके से पूछता है। तो इसमें जैसे E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू है, तो कई टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज E इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा और हम आगे की तरफ लेकर के जाए तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना होगा डाइपोल। क्लियर है, इसको मिटा रहे हैं। अब इसमें आपको डाइपोल पढ़ना है। डाइपोल किस तरीके से, तो आपने देखा होगा कि डाइपोल का कंसेप्ट था इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस लाइक 12, जिसे हमने लेंथ ऑफ डाइपोल बोला था। अर्थात इस केस में आपने देखा था एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक माइनस का है, कितना है, दोनों के बीच का जो गैप है बाबू इसको 12 बोलते थे। और इसी में एक कंसेप्ट था डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते थे, यह एक वेक्टर क्वांटिटी था, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से किधर हुआ करता था, पॉजिटिव। तो P का एक फॉर्मूला हुआ करता था Q इंटू में कितना, यहां से इसका यूनिट यूज करोगे तो कितना हो जाएगा। तो याद रखना है कि P का जो SI यूनिट होगा वो कूलम इंटू में क्या होगा, मीटर होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला इसकी बात करें तो चार्ज का AT होगा, इसका कितना होगा, L। कितना फॉर्मूला बन जाएगा, ATL बन जाएगा। कई बार ऐसा पेपर में आया है, नहीं तो यही कंसेप्ट आ जाएगा M0LTA, तो भी कोई दिक्कत। कई बार यही कंसेप्ट ऐसे भी आया है कि M0LT इंटू में कितना, I। क्योंकि देखिए करंट का फंडामेंटल एम्पियर होता है, लेकिन कई टेक्स्ट बुक में I लिख देता है, जो कि गलत है, लेकिन फिर भी लिखता है। तो आप इसको याद रखिए कि एक ही जगह पर I भी लिखे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो यह M0LTA हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यही कंसेप्ट, इसी डाइपोल को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख करके इंटेंसिटी निकाल ली जाए, क्या निकाल ली जाए, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी 2 वक्त में आप निकालते हैं, एक एक्सियल लाइन पर निकालते हैं, एक्सियल लाइन पर, और एक इक्वेटोरियल लाइन पर। एक्सियल लाइन का कंसेप्ट देखिएगा 2p बाई में r3 होता है, ये एक्सियल पर है। और इक्वेटोरियल का जो कंसेप्ट है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई कितना, r। आप दोनों को रिलेट किया जाए तो रिजल्ट मिलेगा 2 इंटू में E इक्वेटोरियल। इतनी बातें याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंटेंसिटी जो है एक्सियल पर कितना है, इक्वेटोरियल पर कितना है, और दोनों में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन के टर्म पे ये भी आपको याद रखना है, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल है। फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़े इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, तो बात किया हम लोगों ने टॉर्क के बारे में। किसके बारे में, टॉर्क से क्वेश्चंस गारंटी है कि बाबू आना ही आना है। और टॉर्क का बेसिक जो फॉर्मूला है हम लोग याद किए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम यदि डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें और डाइपोल टॉर्क निकालें, तो वहां पर एक बात याद रखिएगा, जो नेट फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा, नेट फोर्स जो होता है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। और टॉर्क का जो रिजल्ट निकलता है याद रखना है वो है PE साइन थीटा। कितना होता है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि क्लास में आपको बताया गया होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस कितना होता है, E। इसको वेक्टर के फॉर्म में P क्रॉस E लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है A क्रॉस P इज इक्वल टू AB साइन थीटा होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E, ये क्वेश्चन ही कई बार आपका आया हुआ है। टॉर्क का कंसेप्ट थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो फोर्स का mLT-2 और डिस्टेंस का कितना होता है, L। तो आप इसको सॉल्व करें तो रिजल्ट मिलेगा mL2T-2, ये टॉर्क का। यहां से याद रखिएगा कि यह डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है वर्क और एनर्जी जैसा। तो यहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वर्क एंड कौन सा बाबू, एनर्जी। ये बात याद रखिएगा, वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी टॉर्क के जैसा होता है। टॉर्क का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। टॉर्क का कंसेप्ट देखिए, जब P होता है तो समझ लीजिए थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, और यही टॉर्क हमारा यदि P/2 होता है तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होता है, और इसको हम बोलते हैं हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉर्क।
हाफ ऑफ क्या बाबू, मैक्सिमम टॉर्क, ये याद रखिएगा। हाफ ऑफ क्या बोलेंगे, मैक्सिमम टॉर्क। ये हम बात कर रहे हैं कि जब हम डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो टॉर्क का जो फॉर्मूला नजर आता है वो हमारे पास आता है टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, जिसे आप पी क्रॉस ई भी बोलेंगे, पी बाई 2 बोलेंगे या पी बोलेंगे। जब पी बोलेंगे तो थीटा का वैल्यू 90 होगा, पी बाई 2 होगा तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। और इस 30 डिग्री वाले कंसेप्ट को याद रखिए क्योंकि हाफ ऑफ मैक्सिमम गिवन होता है। तो टॉर्क को पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कुछ ज्यादा नहीं, आप जान लीजिएगा एक चीज 100%, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये लूप नहीं बनाती हैं, और ये ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव से। ये याद रखना है। जैसे कोई लाइन यहाँ से चालू होती है तो यहाँ छोड़ के क्या जाएगी, प्लस, और जहां आएंगी वहां पर चार्ज कौन सा हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, काटती नहीं है, लूप नहीं बनाती है, इतना कंसेप्ट याद रखिएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने डाइपोल टॉर्क के बाद एक टर्म और पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का कंसेप्ट आप 100% याद रखिए, ये पेपर में एक बार नहीं कई बार आया है। फ्लक्स सबसे पहले याद रख लीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी। देखिए जिस तरह से बिहार बोर्ड आपका क्वेश्चन पेपर पूछता है एमसीक्यू में, उसी बात को हम आपको रिपीट कर रहे हैं, सेम टू सेम वैसा ही पैटर्न है। इतना भी आपको पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। पहली बात याद रखिएगा, इसमें कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस लिंक्ड विद एनी क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पर इसको फाई ई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि ई की जगह पर बी लिखा रहता है तो इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो फाई ई का फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा आपको भी याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में कितना भाई, सरफेस एरिया। ये होता है, क्लियर है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है तो इसे हम ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, आप ई एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये फाई है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होते हैं वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्केलर होकर के वेक्टर का लॉ नहीं फॉलो करेगा। यदि वो टेंसर क्वांटिटी है, यदि वो टेंसर क्वांटिटी है, याद रखिएगा टेंसर क्वांटिटी में होता एक्चुअली क्या है कि आप स्केलर बोल सकते हैं लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। कभी लगता है स्केलर है, कभी लगता है वेक्टर, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए उसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। और फ्लक्स 100% स्केलर ही होता है, क्लियर है। इस फाई को थोड़ा सा और हम लेकर के जाए, खास करके इसके डायमेंशनल फॉर्मूले पे, तो फाई इज इक्वल टू ई होता है। ई के लिए आप फोर्स बाई में क्या लिखिएगा, चार्ज, और ए यहाँ पर लिखा। फोर्स का जरूरत कितना है, ml_2, चार्ज का कितना 80, एरिया का कितना L2, कितना हो जाएगा बाबू, ml3t-3 a माइनस कितना, क्योंकि ऊपर जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कितना याद रखना है, ml3t-3 a-1। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, ये हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं। यही फ्लक्स के बाद तुरंत हम चले गए किसके पास, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये लिख के रख लीजिएगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पेपर में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिएगा, इसको देखते रहिएगा। 100% है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से 2 क्वेश्चन आपका फंसेगा। 2 तरह का है, 3 तरह का है ना। एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसकी बात करेंगे, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, अरे वो आप अरेंज कर लीजिए, क्या दिक्कत। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी और एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बता देते हैं, पहले लीनियर है, फिर सरफेस है, फिर क्या है, वॉल्यूम है। ऐसे आप अरेंज कर लीजिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी को देखिए हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं कि यह चार्ज और लेंथ के रेशियो के बराबर होता है। चार्ज पर यूनिट क्या होता है, लेंथ। यहां से याद रखिएगा इसका कूलम होता है, लेंथ का मीटर, यूनिट क्या याद रखिएगा, कूलम पर मीटर। बिहार बोर्ड वाले बच्चे सिर्फ यही पूछता है कि इसका फॉर्मूला बताइए, इसका यूनिट बताइए, डायमेंशन बताइए, और कुछ नहीं। इसके बाद से हम बात करते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो 80L का पावर क्या हो जाएगा, -1। लेमडा के लिए हम 80L का पावर क्या लिखेंगे, -1। थोड़ा सा और हम चले, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो किससे रिप्रेजेंट, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा कहता है चार्ज बाई में कितना, एरिया, तो कूलम पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन हो जाएगा 80L माइनस कर, क्लियर। फिर आप चले जाए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो कुछ लोग गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो चार्ज बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो चार्ज बाई वॉल्यूम का मतलब कूलम पर क्या हो जाएगा, मीटर की, और ये हो जाएगा 80L का पावर कितना, -। कुल मिलाकर के यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इतना बात लीजिए, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन, कि लेमडा का रिजल्ट बताइए, लेमडा का यूनिट बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, सिग्मा का यूनिट बताइए, सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, गामा जो है Q/L, इसका यूनिट और डायमेंशन बताइए। तो याद रखिएगा। फिर इसके बाद से तुरंत आगे लास्ट कौन से भाई, गॉस लॉ। गॉस लॉ को भी याद रखिएगा, 5 नंबर में सवाल यहाँ से आ जाता है, खास करके इसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चन।
एप्लीकेशन से खास करके ज्यादा क्वेश्चन आता है, खास करके 5 नंबर में, और आपको 5 नंबर में इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो यहाँ से आप पढ़ते रहिएगा। यहाँ से गॉस की बात करें तो इन्होंने बोला था क्लोज इंटीग्रल E.ds इज इक्वल टू क्यू बाई में कितना बाबू एप्सिलॉन, ये याद रखिएगा। ये किसने बोला था? गॉस। इनका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। इसमें हम लोग यदि E.ds के बाद यदि इनके स्टेटमेंट है, ये क्या है? स्टेटमेंट है, याद रखना है। और दूसरा चीज, जब इनके एप्लीकेशन में हम एंट्री मारेंगे, जब इनके एप्लीकेशन में, तो ऐसे इनका एप्लीकेशन 3 था, बट लास्ट वाला एप्लीकेशन का 3 कंसेप्ट अलग है। तो सबसे पहले इनका पहला जो एप्लीकेशन था वो था लीनियर चार्ज डेंसिटी का, खास करके सिलेंडर वाला कंसेप्ट, याद आ रहा है? उसमें यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट निकाले थे तो लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था। यदि इसे हम वेक्टर के टर्म में देखें तो लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर क्या लिख देते? आर। ये बात दिमाग में रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट को कई टेक्स्ट बुक में ऐसे भी लिखा है 2 लैम्डा बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 से आप काट दीजिए तो रिजल्ट आपका यही ना आ जाएगा। और ऐसा करने से फायदा है, न्यूमेरिकल में हम लोग को ये होता है कि इसका वैल्यू हमको याद है 9 to 10 to power कितना? 9। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये किस केस में है? यूनिफॉर्म रॉड के लिए, यूनिफॉर्म वायर के लिए, जो यूनिफॉर्मली चार्ज हो और किसी सिलेंडर की बात कर रहा हो, वहां पर यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस तरह से आएगी। फिर दूसरा कंसेप्ट कौन सा था? आपका प्लेन वाला कंसेप्ट था। तो आपने याद किया होगा कि सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में क्या था बाबू? 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि इसको वेक्टर के फॉर्म में तोड़ोगे तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में कौन सा कैप आ जाएगा? 2 प्लेट की लगातार बात करोगे तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू सिग्मा अपॉन में क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। वेक्टर का फॉर्म है तो इसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यही केस यदि हम फिर थोड़ा सा आगे और बढ़े तो हमने सरफेस वाला कंसेप्ट देखा था, जिसमें E का वैल्यू कितना था बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना? क्यू बाई कितना? आर स्क्वायर। यहाँ यदि हम चार्ज को कांस्टेंट कर दें तो E प्रोपोर्शनल 1 बाई कितना हो जाएगा? याद रखिएगा, यदि चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव है तो E का वैल्यू भी क्या होगा, और चार्ज का वैल्यू नेगेटिव है तो E का वैल्यू भी क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा ना। तो चार्ज का जिस तरह से नेचर बदलेगा, सोर्स ऑफ चार्ज का, उस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा? बदलते जाएगा। अब इसी में क्या था? सेंटर पर। तो सेंटर पर याद रखिएगा, हॉलो जो हमारा जो स्फीयर है हॉलो है, और उसके सब सेंटर पर पूछा जाए तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। और एक बार हम सरफेस पर निकालेंगे, एक बार सरफेस से दूर निकालेंगे। सरफेस पर भी फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, और सरफेस से दूर जाएंगे तो भी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। बस बदलेगा कौन? हमारा आर बदलेगा। आर जैसे जैसे आप बढ़ाओ, कभी बड़ा आर कभी छोटा, ये डिपेंड करता है कि हम लोग कंसीडर कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी हॉलो स्फीयर में सेंटर पर 0 होगा, सरफेस पे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, और सरफेस से दूर जिस डिस्टेंस पर आप लेकर के चलोगे तो फॉर्मूला ये होगा। एक्चुअली इस चैप्टर में आपको पढ़ना सिर्फ और सिर्फ कितना है? इतना। अब हम बात करें किस चैप्टर की? सेकेंड चैप्टर। क्लियर? कहा से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर में से भी क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो आते हैं वो कैपेसिटर वाले पोर्शन से आते हैं, जैसे हमने आपको बताया। अब आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सबसे पहले आप V से रिप्रेजेंट कीजिए। स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना है कि V हमारा कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डेफिनेशन वगैरह ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्लास में बता दिया गया है। सिर्फ चीजों को समझिएगा। V एक स्केलर क्वांटिटी है, और V का फॉर्मूला वैसे हम लोग जानते हैं वर्क डन बाई चार्ज। वर्क के लिए जूल होता है, इसके लिए कूलम होता है, और इसके लिए हम वोल्ट भी लिखते हैं। तो 1 वोल्ट जो होता है जूल पर किसके बराबर होता है? कूलम के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा। वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर क्या? यही चीज यदि हम आगे जाए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला देखिए, वर्क डन बाई चार्ज होता है, वर्क का होता है ml2t-2, और चार्ज के लिए 80 होता है। इसको सॉल्व करें तो ml2t-3, ए का पावर क्या हो जाएगा? -1। ये किसकी बात हम कर रहे हैं भाई? ही की बात कर रहे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट और क्वांटिटी। यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आया हुआ है, पेयर बोर्ड में ही आता है। यूनिट कौन सा है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी कौन सी है? ये हम बात कर रहे हैं किस पॉइंट क्वांटिटी, किस टर्म की? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यदि यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से लिया जाए तो V का फॉर्मूला आपको पढ़ लेना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना? R।
R हमारा डिस्टेंस है। यहाँ भी ये बात सीख लीजिएगा कि यदि Q हमारा पॉजिटिव है तो हमारा V भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, हमेशा वो पॉजिटिव होता है। तो जो नेचर पोटेंशियल का होगा ये टोटली बेस्ड होगा चार्ज के नेचर पे, क्योंकि चार्ज प्लस और माइनस दोनों होता है, उसके हिसाब से हमारा पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब चार्ज पॉजिटिव है तो यह हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये पोटेंशियल हो गया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्लियर है। अब यही पोटेंशियल यदि हम किसी डाइपोल की वजह से देखना चाहें, इसकी वजह से देखा जाए, डाइपोल की वजह से देखा जाए, तो यहां से क्वेश्चन जरूर आता है 1/4πε0 P cos थीटा बाई में कितना, r²। याद रखिएगा P cos थीटा बाई कितना, r²। एक्सियल लाइन पर यदि हम बात करें बाबू, एक्सियल लाइन पर, तो यहाँ याद रखिएगा थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 0 डिग्री है। तो V का रिजल्ट हमारे पास 1/4πε0 P cos 0 डिग्री, P cos कितना, 0 डिग्री बाई में कितना, r²। cos 0 का वैल्यू 1 होता है। जब इसको हम इवेलुएट करें तो V एक्सियल का रिजल्ट हमारे पास आ जाता है P बाई कितना, r²। ये एक्सियल पे है। लेकिन यही कंसेप्ट यदि हम इक्वेटोरियल की बात करें, इक्वेटोरियल लाइन की बात कर ले, तो इक्वेटोरियल लाइन पर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री। तो V इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, बिकॉज इक्वेटोरियल थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू, तो पूरा रिजल्ट कितना आ जाएगा। तो इक्वेटोरियल लाइन पर 0 डिग्री होता है और एक्सियल लाइन पर ये होता है। यहाँ से दोनों क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं कि एक्सियल लाइन पर कितना, और बेसिक फॉर्मूला कितना हमको याद रखना है, ये वाला कंसेप्ट याद रखना है, क्लियर है ना। 1/4πε0 P cos थीटा बाई में कितना, r²। इतना कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा। अच्छा, इसको हम यदि इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 P वेक्टर डॉट में r का कैप लिख करके और कितना कर दीजिएगा, क्योंकि a डॉट b इज इक्वल टू कितना होता है, ab cos थीटा। तो हम यहाँ से r² रख करके क्या लिख देंगे, r³ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n कैप इज इक्वल टू a वेक्टर बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बाबू, a वेक्टर। तो कई दफा ये रिजल्ट ऐसे भी देता है, इस बात को भी याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर के साथ लिखना हो तो r का पावर 3 हो जाएगा। ये हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ड्यू टू किसका, डाइपोल की वजह से। फिर हम बात करेंगे EQ पोटेंशियल सरफेस। तो थोड़ा बता दें आपको, EQ पोटेंशियल सरफेस, EQ पोटेंशियल क्या बाबू, इसका मतलब ये होता है इक्वल प्लस पोटेंशियल। इक्वल प्लस क्या, इक्वल प्लस पोटेंशियल का मतलब हो गया कि एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो, प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो, ऐसे सरफेस का नाम है EQ पोटेंशियल सरफेस। यहां तक आपको याद है। फिर दूसरी बात हम किसकी बात करेंगे, EQ पोटेंशियल कैपेसिटर का बात। देखिए कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा, साथ ही साथ वो एनर्जी को भी क्या करेगा, स्टोर करेगा। इसमें 2 प्लेटें होती हैं, एक प्लेट पॉजिटिव होता है और एक प्लेट नेगेटिव। एक को कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं और एक को कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पेपर में आपका आया है। यदि कैपेसिटर की बात करें तो ये एक डिवाइस है, याद रखिए। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, क्लियर है। कैपेसिटर में एक कंसेप्ट याद रखना है, ये 2 प्लेटें ऐसे होती हैं, एक प्लेट प्लस होता है, एक प्लेट पर क्या होता है, दोनों पर चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बट उनके ऊपर जो साइन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। एक पर यदि प्लस का है तो दूसरे पर क्या होगा, माइनस का होगा। प्लस वाला और माइनस वाला, एक प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं और एक को क्या बोलते हैं याद रखिएगा, एक हो जाएगा कंडेंसिंग प्लेट और एक हो जाएगा कौन सा, कलेक्टिंग प्लेट। तो कंडेंसिंग प्लेट और कलेक्टिंग प्लेट दोनों पर चार्ज तो प्लस में होता है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछता है कि बताइए कि जो नेट चार्ज होता है Q वो कितना होता है, तो आपको क्या बताना है, 0 होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, C की बात याद रहेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट ये जरूर पूछता है कि अच्छा कैपेसिटेंस पहले इसमें देख लीजिए। कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू चार्ज बाई में पोटेंशियल होता है। चार्ज बाई क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट फेराड होता है। क्या होता है बाबू, फेराड। 1 मिली फेराड का वैल्यू होता है 10 का पावर -3 फेराड, याद रखिएगा। और C इज इक्वल टू Q बाई V, Q के लिए होता है कूलम, इसके लिए होता है वोल्ट। अब Q मतलब फेराड, तो 1 फेराड में कूलम पर कितना होता है, यहां से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखिएगा। जैसा कि आपको पता है C इज इक्वल टू Q बाई V, Q को रहने दीजिए, V का मतलब वर्क डन बाई चार्ज। चार्ज कहां चला गया, ऊपर। अब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए, इसका भी 80, इसका भी 80 और नीचे हो जाएगा ml/t-2। इसको सॉल्व करें तो m का पावर क्या हो जाएगा,
L का पावर -2, T का पावर 4 और A का पावर कितना 2। तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखिएगा, फैराड इसका यूनिट भी याद रखिएगा। इस पर 2 प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेट को हम एक को कंडेंसिंग बोलते हैं, एक को हम कलेक्टिंग बोलते हैं। दोनों पर नेट चार्ज हमारा 0 होता है, ये याद रखना है। एक प्लस का होगा और एक कौन सा, यूनिट और डायमेंशन याद रखिएगा, फैराड याद रखिएगा। उसमें कभी कभी माइक्रो फैराड पूछता है, तो 1 माइक्रो फैराड में 10 की पावर कितना होता है 6 फैराड। ये कैपेसिटर से रिलेटेड, कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ बातें हैं, अभी सीखते चलना है। C इज इक्वल टू इतना हो जाएगा Q/V। तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, खास करके याद रखिएगा। जैसे ये 2 प्लेट हो गई ना, इसके ऊपर आपका 20 कूलम दिया है, इसके ऊपर माइनस का कितना दिया है 20 कूलम। चाहे ऐसा ना दे करके इधर दे दिया है 10 वोल्ट, इधर दे दिया है 5 वोल्ट, और यहाँ पर एक C का वैल्यू दे दिया 2 माइक्रो फैराड। तो देखिए इसमें ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी, जिसको फॉर्मूला नहीं भी आता है वो भी बना लेगा। क्या करना है, सिंपल सवाल करिएगा। कहता है कि चार्ज बताइए, और ये X है और ये कौन सा है। तो पहला दिमाग में बात याद रखिएगा, जिस पर वोल्टेज कम है वो माइनस में है, और जिस पर वोल्टेज ज्यादा है वो क्या है, माने हाई है। तो अब सीधा सवाल है कि किसके लिए हो गया, और ये वाला किसके लिए हो गया। अब क्वेश्चन का है कि किसी एक प्लेट पर आप टोटल हमें एक चार्ज निकाल करके दिखाए। तो कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बताने से अच्छा आप याद रखिए 10 में से 5 को घटा दीजिए, कितना आया 5 को लिख लीजिए, जो इधर लिखा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया भैया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप किस पर देखिएगा, इस पर कि इस पर, पूछ दिया Y पर, तो Y पर क्या बोलोगे, Y कैसा है, तो इसके साथ खाली क्या लगा दीजिए। और यदि पूछता है X पर तो कितना लगा दीजिए, प्लस का लगा दीजिए। कोई दिक्कत किसी को, देख लीजिए, जोड़ लीजिए, आंसर मस्ट बी। कलेक्टिंग करने से प्लेट हो गया। इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है और आया भी है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसे 2 प्लेटें दे दी, इस पर दे दिया 25 वोल्ट, इस पर दे दिया कितना 20 वोल्ट। तो आपको लग गया प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, और यहाँ पर 4 माइक्रो कूलम माइक्रो फैराड दिया है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि X और Y पर दोनों पर चार्ज कितना है। तो 25 में से 20 गया 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20। जिस पर पूछता है उसके साइन को देखकर नहीं बता सकते यार। एक क्वेश्चन गारंटी इसके ऊपर आता है, आता है, आता है, याद रखिए। क्लियर है ना, आता भी है और आएगा भी, आया भी, सब टेंस में लागू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कैपेसिटेंस में ये बातें आपको याद करके चलनी है। C इज इक्वल टू कितना Q/V। थोड़ा सा हम और आगे बढ़े, सुनिएगा, थोड़ा सा और आगे आप पढ़ते हैं तो इसमें कंसेप्ट आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, उससे पहले एक और बात बता दें। एक आपको याद होगा, हम आपको बताते थे n का पावर 1/3, 1/3 इंटू में क्या भाई CS था। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट थे ना, n का पावर मतलब जितने आपके ड्रॉपलेट्स होंगे उनको रख दीजिए। जैसे मान लीजिए 64 का बड़ा आता था, और इसका मान लीजिए 5 है, छोटे छोटे थे। 64 का 1/3 कितना होगा, सॉरी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, यही क्वेश्चन आया है। तो 64 आ जाए, याद है ना, 64 आ जाए तो 1/3 करके जो छोटे का दिया है उसको निकालिए। क्वेश्चन कैसे आएगा, तो छोटे 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 बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं, ये मिल करके एक बड़ा सा ड्रॉपलेट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे ड्रॉपलेट का पोटेंशियल कैपेसिटेंस दिया हुआ, जब ये मिलकर के एक बड़ा सा फॉर्म करते हैं तो इस बड़े का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आपको जो भी नंबर दिया गया उसका 1/3 निकालिए और छोटे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो उसमें ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये हम बात किसकी कर रहे हैं, कैपेसिटेंस की। अब इसी में एक टर्म आगे जिसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान में रखिएगा। किसकी बात करेंगे, इसमें भी ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसमें एक फॉर्मूला आता है, वो याद रखेंगे कि C का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई कितना। यदि आप उस प्लेट के बीच में वैक्यूम रखे हैं तब, यदि आप किसी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वही फॉर्मूला K एप्सिलॉन नॉट बाई क्या हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इस डाइलेक्ट्रिक को हम इंक्रीज कर दें, क्या कर दें, इस डाइलेक्ट्रिक को हम इंट्रोड्यूस कर दें, इंक्रीज कर दें, तो हमारा C भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पर C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1/d, मतलब दोनों प्लेटों के बीच का जो गैप है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किस केस में हम बात कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रूप में। क्लियर है ना। फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो इसका इफेक्ट क्या है, तो भैया इसका इफेक्ट यही है कि K को बढ़ाओगे तो C अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसके अंदर हम पढ़े एनर्जी के बारे में। एनर्जी से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। एनर्जी स्टोर, किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर। तो इसमें U का वैल्यू 1/2 Q भी याद रखिएगा, Q भी नहीं ना, Q/2C, Q/2C भी होता है ना। और इसी को एक होता है 1/2 CV²। भाई बेसिक तो वही होता है ना,
ये वाला जो बेसिक है यहां से आप निकालते हैं 1/2 CV स्क्वायर कॉन्सेप्ट लगा करके V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज लगा के आप एनर्जी निकालते रहिए, जिसमें एक फॉर्मूला आएगा 1/2 CQ या Q/2C और दूसरा फॉर्मूला आएगा 1/2 CV स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चंस आपके आते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा हम चले किसके ऊपर, कॉम्बिनेशन। किसके ऊपर? अच्छा, कॉम्बिनेशन से पहले इसमें एक और बात पढ़ना होता है, कॉमन पोटेंशियल। आपको याद होगा, है ना? जिसको नहीं याद होगा वो बस दिमाग खुजलाते रहेगा। कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अब बाई में V1 प्लस क्या कॉमन पोटेंशियल। इसी में लॉस ऑफ एनर्जी आ जाए, ध्यान दीजिएगा, लॉस ऑफ एनर्जी आ जाए बाबू, तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 C1 C2 अब बाई में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब V1 माइनस V2 का यही कंसेप्ट है, उल्टा नहीं ना हो गया। 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अब बाई में C1 प्लस C2 बाई में C1 प्लस क्या हो जाएगा C2। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? लॉस ऑफ एनर्जी की बात कर। लॉस ऑफ एनर्जी पूछता है तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, कॉमन पोटेंशियल पूछता है तो ये फॉर्मूला, और एनर्जी स्टोर पूछता है तो ये फॉर्मूला। ये बात याद रखिएगा। अब लास्ट में इसमें चलता है कौन सा? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में आपको पता है एक सीरीज में होगा तो एक किसमें होगा? एक सीरीज होता है, एक सीरीज होगा और दूसरा कौन सा होगा? पैरेलल होगा। तो कंसेप्ट को समझिएगा। एक बात करेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद है रेजिस्टेंस और इसमें थोड़ा सा ही का फर्क होता है, याद रखिएगा। इसमें सीरीज जो होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1 कितना, और 1 कितना हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/CN। अर्थात मान लीजिए आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए तो इसको कितना लिख सकते हैं? n × 1/C। अर्थात यदि इसको उल्टा कर दोगे तो CS इज इक्वल टू C क्या हो जाए? ऐसा आ जाए n/C आइडेंटिकल हो तब, ठीक तो है। कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे C1 प्लस कौन सा? कोई बात यहाँ नीचे भी क्या हमारा C1 प्लस। आइडेंटिकल में 1/C जो है CS जो है हमारा C क्या होगा? इस केस में आपको ये याद रखना है कि जब बात आप आइडेंटिकल की कर रहे हो CS इज इक्वल टू C/M, तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम कैपेसिटेंस। क्या हो जाएगा? मिनिमम कैपेसिटेंस। जब हम बात करें क्या, जब आइडेंटिकल टर्म। यही चीज यदि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लें तो इसमें कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि बाबू क्या पढ़ रहे हैं। तो बाबू एक बात बताते कि जब आपको यही नहीं पता तो आपको नहीं आना चाहिए था। आप वही बच्चा इसमें आए या वही बच्चा समझेगा जो पढ़ करके आया है, जिसने पढ़ा होगा, जिसने 1-2 बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, उसी वही चीजें समझ में आएगी, बाकी किसी और चीज को नहीं समझ में आएगी। ये लिख के रख लीजिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में CP का वैल्यू कितना था? और कहां तक जाएगा? CN। तो याद रखिएगा, ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है, सीरीज में अलग होगा और इसमें अलग होगा। तो CP की बात करते हैं, C1 प्लस C2 कहां तक जाएगा? CN तक जाएगा। यदि मान लीजिए कि यही टर्म हम आइडेंटिकल कर दें, क्या कर दें? आइडेंटिकल कर दे तो CP इज इक्वल टू NC हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या? मैक्सिमम कैपेसिटेंस। कितना आएगा हमारा? तो अब कई दफा बोलता है कि भाई तब मैक्सिमम का और मिनिमम का दोनों का रेशियो बता दो, मतलब CP बाई कितना हो जाएगा? CP का वैल्यू NC है और ये कितना हो जाएगा? C/N। C से C मर जाएगा तो ये N²। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछता है। खास करके सीरीज और पैरेलल को बताने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं। दोनों सीरीज में है, जोड़ दीजिए, इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक आता है, ये दोनों सीरीज में है, जोड़ दीजिए, फिर दोनों सीरीज में है, जोड़ दीजिए, दोनों पैरेलल है, फिर इसके साथ सब किसमें हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। तो फाइनली ये वाला चैप्टर भी क्या होगा?